Hello students, welcome to the IR Army. Am I audible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर ये 24 तक हमने पढ़ लिया था तारीख में। 25 पेज नंबर जो है हम कृमि लक्षण से स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो जो है आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगी, इसके बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अभी हम पढ़ते हैं और जो इम्पोर्टेंट लगाऊंगा वो आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर देखेंगे, याद हो जाएगा साथ में। कृमि लक्षण चरक अनुसार, तो बाह्य कृमि बताए गए हैं इसमें। ठीक है, तो इनके नाम से क्वेश्चन आ जाता है। आपको पहचानना होता है कि जैसे मान लो केशाद दे दिया, आपको पहचानना होगा, ऑप्शन में होगा पुरीसज है, रक्तज है, कफज है। तो जब तक अगर आपको नाम याद नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो बाह्यज तो यूका पिपलिका हो गया और पुरीसज 5 हो गए। ककेरुक मकेरुक लेलिय सैसुला सैसुरुक। ठीक है, तो रक्तज है केशाद लोमा लोमदीप सोरस औदुंबर जंतु माता। कफज कृमि 7 है, अंतराद उर्दयाद हृदयाद महागुद सौगंधिक चुरु दर्भपुष। याद रखें, देखिए द वाले सबसे ज्यादा इसी में है, द दर्भपुष। तो द से आपको याद होता है, देखिए अंतरार्ध। तो कफज कृमि में द है तो एक आपको याद हो गया। वैसे केसाल लोमाद भी है लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। बाकी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मृजा वर्जन, मृजा वर्जन का मतलब होता है कि साफ सफाई नहीं रखना, अपने शरीर की साफ सफाई ना रखना। तो ये निदान है, कारण क्या है, मलज के। तो साफ सफाई नहीं रखेंगे, नहाएंगे नहीं डेली, तो ये जो है मलज कृमि हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, केश समश्रु और लोम में ये जो है अपना घर बना लेते हैं, तिल आकार होते हैं और कोर कंडू हो जाता है। रक्तज में कुष्ठ के निदान, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। ऐसा कौन सा कृमि है जो कुष्ठ के निदान जिसमें होते हैं, ठीक है। तो रक्तज कृमि है। और ऐसा कौन सा कृमि है जो दिखता नहीं है, तो रक्तज कृमि अदृश्य होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो दिखता नहीं है, क्योंकि रक्त में तो माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, नेक्ड आई से नहीं दिखता है। ताम्रवर्णी सूक्ष्म और पैर रहित, यानी कि अपाद, अपाद यानी पैर नहीं होते। केश समश्रु नख लोम का पातन कर देते हैं। श्लेष्मज कृमि गुड़ तिल दधि के कारण होता है। आमाशय में इसका जो है स्थान होता है। प्रथु गंडू पदाकार होते हैं। और ज्वर अरुचि और छपथु होता है। पुरिसज में निदान ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पक्वास्य में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बाकी अतिसार हो जाएगा तो पुरिसज में तो अतिसार ही होगा, नॉर्मल सी बात है। आगे चलते हैं। फिर कृमि के जो चिकित्सा सूत्र है, ठीक है, तो चतुर्विध अपकर्षण, सबसे पहला स्टेप है अपकर्षण करवाना होता है। ठीक है, तो अपकर्षण क्या होता है, अगर दिख रहे हैं तो पकड़कर खींच कर निकाल दो कीड़ों को, ठीक है, कृमि को, तो वो अपकर्षण हो गया। या फिर नॉर्मल जो है संशोधन करवा दो, जिससे अपकर्षण हो जाए। तो संशोधन में पंचकर्म जो होते हैं, वमन विरेचन आस्थापन नस्य, वो सारे होते हैं, लेकिन उसमें अनुवासन नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पंचकर्म में से कौन सा नहीं करवाते हैं, अनुवासन नहीं करवाते। रक्तकृमि अदृश्य होते हैं, तो ये मैंने अभी बता ही दिया है। और बाकी कृमिनाशक, कृमिघ्न कौन सा होता है आपको पता ही होगा, विडंग, विडंग को कहते हैं कृमिघ्न। आगे चलते हैं। अब ये जो है चरक विमान स्थान चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा है 10 विध परीक्षय भाव। तो ये वहीं के हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 10 विध परीक्षय भाव हैं ये, परीक्षय भाव। ठीक है, कारण को किससे कोरिलेट किया है, भिषक से, कर्ण को भेषज से, कार्य योनि को धातु वैषम्य से, कार्यफल को सुखावाप्ति से, अनुबंध को आयु से, देश को भूमि आतुर, काल संवत्सर और आवस्थिक होते हैं, प्रवृत्ति प्रतिकर्म समारंभ और उपाय, कारण कार्य कार्य योनि को का सौष्ठव और स्वाभिधान। तो इसमें यहां से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कारण भिषक किसको माना है, ठीक है, मतलब कारण को क्या माना है, भिषक माना है, कर्ण को भेषज माना, तो ये दोनों तो याद रखना है। हमारी कार्य योनि, ठीक है, कार्य क्या है, धातु विषमता है, उसको समावस्था में लाना, ठीक है। तो वो कार्य योनि मतलब क्या, किस पे काम करना है हमें, तो वो याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गर्भ विकार है। उपविष्टक नागोदर लीन गर्भ, ये 3 प्रकार के गर्भ विकार है। चरक और बागवट दोनों का यहाँ पे लिखा गया है। गर्भ वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, गर्भ वृद्धि ना प्राप्त होती, तो इस ये उपविष्टक होता है, तो याद रखना है। बागवट ने स्फुर कहा है इसको, यानी स्फुरन होता है इसमें, थोड़ा जो है स्फुरन होता है, इसलिए याद रखना है। नागोदर में लिखा है कालम अवतिष्ठते अति मात्रम अस्पंदन, ठीक है, 9 महीने से ज्यादा हो गए, काल बहुत ज्यादा हो गया, अस्पंदन स्पंदन नहीं हो रहा है अभी। तो ये जो हो गया स्फुरनम चिरात, इन्होंने बोला है, बस ये वर्ड याद रखना है, स्फुरनम चिरात किसके लिए बोला है। लीन गर्भ में प्रसुप्तो ना स्पंदते, ये ठीक है, स्पंदन बिल्कुल ही नहीं होता है, तो सेम इन्होंने बोला है। और बाकी ये यही इंपॉर्टेंट है, ये आप स्किप कर सकते हैं, आगे चलते हैं।
बाद में इन्होंने जो है हिंदी में भी यहाँ पे बताया गया है, तो आप पढ़ लेना, वही सेम चीज लिखी गई है, लेकिन संस्कृत से क्वेश्चन आता है श्लोक से। चिकित्सा देख लें, उपविष्टक और नागोदर की चिकित्सा, जीवने व्रणीय भौतिक घृत का प्रयोग यान में बैठकर क्षोभ कराना, अवजृंभण अवमार्जन करवाना। ठीक है, तो अवजृंभण और अवमार्जन, इस पे ध्यान देना, ये दो वर्ड पे। और लीन गर्भ में बताया गया है अभ्यंग करवाना है। ठीक है, और शैन गो मत्स्य ताम्रचूड़ के मांस का प्रयोग, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किलास के भेद, किलास के भेद इंपॉर्टेंट है, तीन होते हैं, दारुण अरुण किलास, दारुण अरुण श्वेत्र। ठीक है, तो ये उत्तरोत्तर याद रखना, रस रक्त, तो रस तो होता नहीं, रक्त मांस मेद, रक्त मांस मेद सीधे याद हो जाएगा, तो धातु का क्रम है। और रक्त वर्णी ताम्र वर्णी श्वेत वर्णी, इसमें सबसे ऊपर से नीचे तक जो है दूर साध्यता। ठीक है, तो दुष्ट होता है साध्य में, तो ये याद रखना है आपको। स्वित्र सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो साध्य नहीं होता है। बाकी सुश्रुत ने भी जो तीन भेद बताए, वातज के लिए बोला है परिध्वंसी, तो केश का पतन करने वाला। पैतृक के लिए बोला है पद्म पत्र प्रतिकाशम। श्लेष्मिक के लिए बोला है श्वेत और कंडुयुक्त। बाकी माधव निदान ने जो है ये बोला है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करेंगे। ये प्रमुख न्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन आ जाता है क्रिया शरीर से संबंधित, लेकिन गलत कर देते हैं, याद रखना, क्षीर दधी न्याय। इसी को सर्वात्म परिणाम पाक भी कहते हैं, और इसी को क्रम परिणाम पक्ष न्याय भी कहते हैं, दृढ़बल ने बताया गया है। तो कौन जो है इसके संपादक हैं, दृढ़बल ने बताया है। केदारी कुल्य न्याय भाव प्रकाश ने बताया, भाव प्रकाश प्रतिपादित। एक काल धातु पोषण न्याय अरुण दत्त ने बताया है, अरुण दत्त प्रतिपादित। चरक किसके समर्थक है, क्षीर दधी न्याय के समर्थक है, याद रखना। ठीक है, एक समर्थक होता है, एक होता है प्रतिपादित, बताया किसने। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे लिखा है आपको याद मतलब अच्छे से देखना है। सुश्रुत ने केदारी कुल्य न्याय और खले कपोत न्याय दोनों के समर्थन करते हैं। वाग्भट ओनली एक काल धातु पोषण न्याय के समर्थन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना ये। फिर इन्होंने जो ये अच्छी टेबल बनाई है उपधातु मल की, और चरक सारंगधर सबका लिखा हुआ है। तो पहले तो धातु के नाम है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। अब ये जो है चरक का श्लोक है, रसाद स्तन्यम असृजय कंडरा सिरा मांसाद वसा सट त्वचय मेदस स्नायु संभव है। ये उपधातु का श्लोक पूरा बताया गया, वही ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखें, रस की उपधातु आर्तब बताई है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। आर्तब से हमें लगता है कि रक्त की उपधातु होनी चाहिए, लेकिन रस की उपधातु है, ये क्वेश्चन आता है, और कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, और सारंगधर ने क्या बताया, रस की उपधातु स्तन्य, और इन्होंने रज की बताई है। यानी कि जो हम सोचते हैं अपनी तुच्छ बुद्धि से कि रज जो है रक्त की होनी चाहिए, वही सारंगधर ने बताया, लेकिन चरक ने जो है स्पेशल बताया कि रस की उपधातु। तो ऐसे करके कंसेप्ट बना ले दिमाग में, तो आपको याद रहेगा। बाकी मांस का वसा, मेद का स्वेद, अस्थि का दांत केश, और शुक्र का ओज, तो ये मैंने बताया था, सारंगधर ने शुक्र का ओज जो है उपधातु बताई है, तो ये याद रखना अलग से। बाकी मल देख सकते हैं, देखिए रस का मल जो है कफ है, रक्त का पित्त है, मांस का खैमल है, मेद का स्वेद है, अस्थि का केसलोम है। तो ये नॉर्मल जो क्रिया शरीर में फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे वो चीजें हैं, तो ये आपको भूलनी नहीं है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रंजक पित्त, रंजक पित्त किसका जो है मल है, रक्त का मल है, किसने बताया, सारंगधर ने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला। ठीक है, ये वाला याद रखना है, कि रक्त का मल रंजक पित्त माना है सारंगधर ने। ठीक है, बाकी ये सारा आप छोड़ सकते हैं। और वक्त्र स्निग्धता और युवान पीढ़ी का जो मुहासे हो जाते हैं ना, हमारे जो टीनेज में जो मुहासे हो जाते हैं, वो शुक्र की मल के कारण होते हैं, तो ये याद रखना, एक क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, तीक्ष्ण अग्नि और भस्मक में हितकर। ठीक है, तो तीक्ष्ण अग्नि में जो बताया है नारी क्षीर, नारी का क्षीर मिल जाए तो वो तीक्ष्ण अग्नि में अच्छा है। सुश्रुत में ने बताया माहिष क्षीर, भैंस का दूध। बाकी कास वेग में चरक ने बताया अपान वायु उदान वायु की तरह कार्य करती है, और सुश्रुत ने बताया प्राण वायु और उदान वायु की विकृति से होती है, तो एक बार देख सकते हैं। बाकी बमन विरेचन शुद्धि, ये आपको पता ही है, जघन्य शुद्धि, मध्यम शुद्धि, प्रवर शुद्धि, 4 6 8, ऊपर से नीचे तक याद करेंगे, याद हो जाएगा, 4 6 8, और ये 10 20 30, ऐसे करके याद रखेंगे। ये विरेचन का, ये वमन का है, 1 1 1 2 2 3 4। ठीक है, तो वमन का 1 1 1 2 बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, 2 3 4 प्रस्थ, तो इजिली याद हो जाएगा आपको। बाकी पित्तांत वमन अच्छा कहा जाता है, और कफांत विरेचन अच्छा कहा जाता है, ये आपको पता ही है। और वमन में क्या होता है, KPV, कफ पहले निकलता है, फिर पित्त, फिर वात, और इसमें होता है क्रम से MPKV, मल पित्त कफ वात विरेचन में। आगे चलते हैं, सुश्रुत ने ये शुद्धि बताई है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप करेंगे। पर काश्यप अनुसार भी है, तो ये बच्चों के अनुसार इन्होंने बताई है, देखिए 2 से 3 वेग, 4 से 5 वेग, 6 से 7 एक 7 वेग वाला अच्छा है सबसे ज्यादा, मतलब उत्तम शुद्धि।
तो एक बार देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने प्लुष्ट दग्ध को वाग्भट ने तुथ दग्ध नाम दिया है। और सुश्रुत के द्वारा जो है इतरदा दग्ध जो बोला गया उसको वाग्भट ने प्रमाद दग्ध नाम दिया है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। शुद्ध रक्त का लक्षण कई बार पढ़ा है, यहाँ से आप पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आलेप के बारे में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सुश्रुत ने प्रलेप, प्रधेय, आलेप 3 प्रकार के बताए हैं, ठीक है। तो आलेप अपने आप में एक आलेप का भेद है, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो प्रलेप क्या होता है? शीत और तनु होता है। प्रधेय उष्ण और शीत होता है। बाकी वात श्लेष्म हर होता है। तो ये याद रखना, वात श्लेष्म में प्रधेय का यूज करा जाता है। आलेप जो होता है अविदग्ध सो रक्त पित्त हर होता है। तो रक्त पित्त में जो है हितकर होता है, याद रखना है। बाकी व्रण में लगाए गए प्रधेय की संज्ञा जो है कल्क कहा जाता है या निरुद्ध लेप भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना कि व्रण में जो प्रधेय लगाया जाता है, यानी प्रधेय को ही जो है कल्क बोला है, निरुद्ध लेप बोला है। और आलेप में स्नेह की मात्रा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सी बात है, वातज में सबसे ज्यादा स्नेह डालेंगे, ठीक है, क्योंकि स्नेह जो है अपोजिट होता है वात का, जो है शमन करता है। तो 1/4 सबसे ज्यादा, फिर 1/6 पित्त, फिर 1/8। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी आलेप की मोटाई तो ये आपने पढ़ी होगी। सुश्रुत ने बोलते हैं आद्र माहेश चरमो सेदम, ठीक है। और चरक बोलते हैं त्रिभाग अंगुष्ठम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। दो सारंगधर के अनुसार लेप क्या क्या बताए हैं, तो विषग्न, दोषग्न और वर्णीय। तो ऊपर से नीचे तक हम याद करेंगे, नहीं 1/2 से 1/3 1/2। तो कैसे याद रखेंगे? वबीदो, फॉर्मूला बनाएंगे वबीदो। वैसे वर्णीय 1/2, वी से विषग्न 1/3, और 2 से दोषग्न 1/4। तो मतलब छोटे से बड़े की ओर जाते हुए हाफ 1/3 वैसे तो बड़ा ही हो रहा है, छोटा ही हो रहा है, लेकिन यहां से आप याद रख सकते हैं 2 3 4। तो बबीदो से आपको याद रखना है। अष्ट महागत इंपॉर्टेंट, ये चरक इंद्रिय स्थान में बताया गया है। और इंद्रिय स्थान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 8 महागत बताए गए हैं। वात व्याधि अपस्मारी गुलमी शोफी तथोदरी कुष्ठी च मधुमेही राज्यश में, ये जो नर है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है इनमें से पहचानिए कौन सा अष्ट महागत नहीं है या अष्ट महागत है। तो आपको पता होना चाहिए। सुश्रुत ने कुछ अलग बताया, उन्होंने क्या है, वात व्याधि प्रमेय, वात व्याधि प्रमेय तो इन्होंने भी मधुमेह, लेकिन इन्होंने जो है वात व्याधि बताया, प्लस मरी और मूड गर्भ एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, असमरी और मूड गर्भ एक्स्ट्रा बताया हुआ है। नहीं, हैंग हो गया है कुछ, 1 मिनट रुकिए। चलिए आगे चलते हैं। अब चतुष्पाद कर्म ये आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चरक में पढ़े हैं। चरक विषक द्रव्याणु उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। सुश्रुत ने बोला है वैद्य जो है प्रधान होता है, चरक ने भी वैद्य बोला है प्रधान होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी बल का अनुमान देख सकते हैं। व्यायाम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अक्रियानाम ध्रुवम मृत्यु क्रियानाम संशयो भवेत। तो ये आपको याद रखना किसमें बोला है। चरक ने तो सन्निपातज उदर में बोला है, सुश्रुत ने असमरी में बोला है, हारित ने जलोदर में बोला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। फलों में श्रेष्ठ चरक ने द्राक्षा को बताया है, सुश्रुत ने आमलकी को, और वाग्भट ने द्राक्षा को। और ये मैं क्वेश्चन बार बार बोलता हूँ, विलेपी बहुसिकता स्याद यवागु विरल दरबा। और सारंगधर बोलते हैं यवागु बहुसिकता स्याद विरेपी विरल दरबा। तो सारंगधर का याद रखें, क्योंकि सारंगधर ने
जो है करेक्ट बताया हुआ है, ठीक है, सही बताया हुआ है जो वो सोच रहे हैं। तो यवागु में जो है चावल के कण जो है बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन विलेपी में क्या होता है, द्रव बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल मतलब भात बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में जो चावल बनता है ना, इसमें क्या है, हल्का हल्का पानी होता है यवागु में, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता। तो विलेपी विरल दरबा, तो सारंगधर का सही है, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पे सुश्रुत ने इसका अपोजिट बोला है, विलेपी बहुसिकता बोला है, यवागु विरल दरबा बोला है। तो ये आपको याद रखना है, कुछ अलग है। क्लोम फुफ्फुस और उंडुक माना है गंगाधर ने, हृदय माना है चक्रपाणि ने, पित्ताशय माना है दलहन ने, तो ये आप याद रख सकते हैं। और सर्पांग अभिहत, सुश्रुत ने इसको वात का प्रकोप माना है। बाकी सर्प विष आचूषणार्थ, चरक ने बोला है मुख में मिट्टी भरकर, या सुश्रुत ने बोला है मुख में वस्त्र भरकर, तो ये आपको याद रखना है। नवायास लोक का रोगाधिकार इंपॉर्टेंट है, चरक ने पांडु बोला है और सुश्रुत ने प्रमेय पीड़िका में बताया नवायास लोक। मांस ने चार होते हैं, सर्पी वसा मज्जा तेल, आपको पता ही होगा। और इनके श्लोक जो बताए गए हैं चरक चैप्टर 13 सूत्र स्थान स्नेहाध्याय में, उसमें बोला है सर्पी का पित्ता नीलहरम रस सुप्रोजसामितम निर्वापनम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम, ऐसे ही तेल के बारे में बोला है। मारुतग्नम नाचे बलवर्धनम, मारुतग्नम नाचे पित्तवर्धनम बलवर्धनम त्वचा मोषणम स्थिरीकरम तेलम योनि विशोधनम, ऐसी वजा वसा के लिए बोला है। वित्त भगना आहट भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो रुचि पौरुषे अपचे स्नेह चेष्यते बसा, तो वो सारा श्लोक यहाँ पे इन्होंने लिखा गया है। और मज्जा के लिए बल सुख रस यश मेधो मज्ज विवर्धने, तो ये आपको याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। सुश्रुत ने जो बोला है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना तेल जो है कृमि कोष्ठ में बोला गया है, इतना याद रखना आप। और तीव्र अग्नि में बसा और क्रूर कोष्ठ में मज्जा, तो क्रूर कोष्ठ में मज्जा, ये याद रखना आप। बाकी ये जो है रोगानुसार स्नेह पाक का प्रयोग, तो मृदु मध्य खरपाक तीन प्रकार के होते हैं। नस्य पान बस्ती अभ्यंग, किस किस में मृदु पाक यूज करेंगे, किस किस में मध्य पाक, तो कैसे याद रखेंगे, NPA, ठीक है, NPA से आपको याद रखना है, ठीक है। तो NPA से आपको याद रखना है, ये आपको याद हो जाएगा। सारंगधर ने ये इंपॉर्टेंट है, स्नेह सिद्धि के लक्षण आपको याद रखना है, इसमें भी सारंगधर का याद रखना। फेनोदगमस तेले, फेन शांति सर्पी, फेन जब आता है तो तेल सिद्धि के लक्षण है, फेन शांति हो जाए तो सर्पी सिद्धि यानी सर्पी बन गया है। सारंगधर ससुर ने तो ये माना है, चरक इसका उल्टा मान रहे हैं। वो कह रहे हैं जब फेन आ जाएगा तो सर्पी सिद्धि के लक्षण है, फेन शांति तेल सिद्धि के। तो आप एक याद रखें, वो भी सारंगधर का, क्योंकि यही से क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चरक का उतना अच्छा नहीं है वो, इसलिए नहीं आएगा। बाकी गर्भ का मासानुमासिक क्रम है, ये तो आपको याद करना है, ये यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा। चारों मासों का सभी आचार्यों का इन्होंने अच्छी तरह लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। किसमें किस महीने में दो हृदय हो जाता है, किसमें जो है, जैसे इन्होंने कहा है तृतीय मास में दो हृदय की उत्पत्ति होती है, चरक बोल रहे हैं। तो आपको याद रखना है, गर्भ में स्थिरता बढ़ती है और गर्भिणी का भार बढ़ जाता है, ये कौन सा मास है, ठीक है। अंग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तर है, ये कौन सा है। घन अर्बुद पेशी, घन से पुरुष बनता है, पेशी से स्त्री, अर्बुद से नपुंसक, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पांचवें माह में मने प्रति बुद्धि तरम भवती, तो ये आपको याद रखना है। और सातवें भाग में गर्भ त्रिदोष युक्त हो जाता है, आचार्य काश्यप अनुसार, याद रखना है आपको। तो अष्टम मास में तो ओज होता है, अष्टमे स्त्री भवत्य ओज, ऐसे करके श्लोक आया है। नवम मास में लिखा है चरक ने कि 10वें मास तक जो है बालक, मतलब जो गर्भ है वो डिलीवर हो सकता है, उसके पश्चात जो है कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। सुश्रुत ने बोला है 9 से 12 मास तक, यानी कि 9 से 12 मास प्रसव काल माना है उन्होंने। आधुनिक मतानुसार आप देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा, ये लिखा हुआ है इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने लिख रखा है। जैसे सुश्रुत ने तृतीय मास में बोला इंद्रियां सूक्ष्म होती हैं, चतुर्थ मास में इंद्रियां प्रवक्त होती हैं, सप्तम में बोला इंद्रियां प्रवक्तर होती हैं, ठीक है। तो तृतीय चतुर्थ और सप्तम इंद्रियां सूक्ष्म प्रवक्त और प्रवक्तर, ये आपको याद रखना है एक साथ, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। मान लो दो हृदयावस्था से क्वेश्चन आ जाता है, चरक ने तृतीय मास में बताया है, सुश्रुत ने चतुर्थ मास में बताया है, वाग्भट ने 3 पक्ष से 5 मास तक और काश्यप ने तृतीय मास तक बताया है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। गर्भ में सर्वप्रथम उत्पत्ति किसकी होती है, तो ये सिर की कुमारशिरा भारद्वाज ने, तो ये आचार्य
के नाम है यहाँ से। मैं सीधा बोलेंगे आ सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, दो तीन पढ़ लीजिए, ताकि अगर आए भी तो आप एक गैस वर्क करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। त्वचा। त्वचा आपको याद रखना, चरक अनुसार भी सुश्रुत अनुसार भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठी, इन्होंने जो है पहली दो त्वचा का नाम बताया, नामकरण जो किया है चरक ने पहली दो त्वचा का, उदक धरा और अश्रिक धरा। अगली फिर त्वचा का नामकरण ही नहीं किया इन्होंने, बस रोगों से बताया है। तो प्रथम तो है उदक धरा, द्वितीय अश्रिक धरा, तो ये याद हो जाएगा। तृतीय है सिद्ध में किलास, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, सिकित्री। सिकित्री से याद हो जाएगा, सिद्ध का सी, की का गिलास का की, और त्रि का त्रि, सिकित्री, ठीक है। और दद्रु कुष्ठ जो है चतुर्थ, तो दद्रु, और दद्रु में रे की आवाज आ रही है ना, चतुर्थ और दद्रु ऐसे करके आपका अंदाजा लगा लें, दद्रु कुष्ठ जो है चतुर्थ में है। पंचम अलजी और विदृति में, तो याद रखना है पंचम जो है अलजी और विदृति में बताया गया है। षष्ठी जो होता है तमय प्रवेश, ये कई बार क्वेश्चन आया, ऐसी कौन सी त्वचा है जिसमें काटने पर तमय प्रवेश हो जाता है, ठीक है, अगर वो कट जाए तो वो जो है षष्ठी त्वचा है, आचार्य चरक अनुसार इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ने बताया है, मैंने बताया था अलो श्वेता वेरोमा। अलो से ऐसे हो गया अभासनी, लो से लोहिता, श्वेता से श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, अलो श्वेता वेरोमा। तो व्रीहि का 1/18, व्रीहि क्या होता है, एक चावल का कण मान लो, उसका 1/18 भाग, इतनी भाग में काट लो, ठीक है, तो कितना थिन लेयर जो होगी वो है अवभाषणी। तो ये अंदर से बाहर की ओर आ रही है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे इंटरनल से एक्सटर्नल, ये इंटरनल लेयर है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल लेयर है। तो ये याद रखना है, ये इंटरनल से एक्सटर्नल लेयर। तो इसके क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं कि सिग्म पद्म कंटका अधिष्ठाना कौन सी है, तो वहां तो सिग्म त्रि है, तृतीय, यहाँ पे प्रथम बता रहे हैं सुश्रुत, ठीक है। द्वितीय कह रहे हैं तिल कालक न्यक्ष भंगा अधिष्ठाना, द्वितीय है। तृतीय क्या है, चरम दल अजगलिका मस्का अधिष्ठाना। चतुर्थ क्या है, विविध किलास कुष्ठ अधिष्ठाना। पंचमी कुष्ठ विसर्प अधिष्ठाना। षष्ठी ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपद गलगंड अधिष्ठाना। तो ये आपको याद है। और सप्तमी मांसधरा होती है, याद रखें मांसधरा सप्तमी त्वचा है, और पहली कला का नाम भी मांसधरा है, ठीक है। फर्स्ट कला इज मांसधरा, लास्ट त्वचा अकॉर्डिंग टू सुश्रुत इज मतलब सेवंथ त्वचा इज मांसधरा, सेम नाम है। और भगंदर विदृति अर्श अधिष्ठान है। कुष्ठ का अधिष्ठान जो है वेदिनी ताम्रा दोनों को माना है, तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी ये जो विष के वेग हैं, तो प्रथम द्वितीय तृतीय, पहले तो वेग आपको पता होना चाहिए, 8 वेग है। फिर रस रक्त मांस सर्वदोष नील, नीलादि नाम तमसो हिक्का स्कंद भग्न और मृत्यु। आपको ये अगर सिक्वेंस याद हो गया तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी इसका बहुत बड़ा श्लोक भी है, आप उसको भी देख सकते हैं, अगर डीप क्वेश्चन आया तो उसमें से अगर लक्षण पूछ लिए तो आ सकता है, लेकिन ये मेन मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए कि रस रक्त, रक्त तमक श्वास किस में होता है, तो द्वितीय वाले में होता है, ये याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आठों वेग के बारे में बता दिया है। बाकी आगे चलते हैं विष दोषों की चिकित्सा। तो चिकित्सा भी आप देख सकते हैं, प्रथम वेग में धाकरम करेंगे, द्वितीय में विरेचक, तृतीय में क्षारागत पान। तो क्षारागत पान कई बार क्वेश्चन आया, किसमें करते हैं, तृतीय, क्षारागत तृतीय ऐसे करके श्लोक आया। चतुर्थ वेगे गोमर्स गोमे रस, चतुर्थ कपित्त स मधु के साथ, ठीक है। और पंचम वेग में काकांड सिरिसाभ्याम। षष्टम वेग में संज्ञा स्थापक औषधि। और सप्तम इंपोर्टेंट है, स्थावर में जंगम, स्थावर में जंगम का प्रयोग करना है। तो ये कौन सा है, ये जो है सप्तम वेग है, स्थावर में जंगम। तो ये है विपरीत अर्थकारी चिकित्सा। विपरीत अर्थकारी यानी कि विष में विष ही दे रहे हैं, बस अपोजिट विष दे रहे हैं। अपोजिट क्या, वनस्पतिक विष दे रहे हैं एनिमल में, एनिमल में, और वनस्पति वाले में एनिमल। तो ये इंपॉर्टेंट है, सप्तम वेग याद रखना है। अष्टम वेग में पलाश बीज चूर्ण और मोरपित्त का प्रयोग बताया है। बाकी आप सुश्रुत का भी देख सकते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है, कल्प स्थान में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। मास अनुमासिक प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी मास में, हर मास में कुछ स्पेशल बताया हुआ है, जैसे चरक ने फर्स्ट मास में बोला शीतल दूध पीना है ताकि गर्भ स्थापन हो रहा है अच्छी तरह स्थापित हो जाए, ठीक है। और 1 से 3 मास तक मधुर शीत द्रव आहार देना है, इन्होंने बोला है। द्वितीय मास में मधुर गण से सिद्ध क्षीर देना है, इन्होंने बोला है, इन्होंने सेम ही चीज बोली है। तृतीय में बोला है दूध मधु घृत, ठीक है, तो इन्होंने वही सेम चीज बोल रहे हैं।
चतुर्थ मास में दूध और नवनीत यानी मक्खन एक अक्ष प्रमाण में है, तो इन्होंने भी वही बोला है, ठीक है, याद रखना है पयो नवनीत। ठीक है, तो पयो नवनीत कई बार क्वेश्चन आ जाता है, किस मास में है? चतुर्थ मास में। पंचम मास में दूध और घृत मिलाकर, इन्होंने भी सेम बोला है। षष्ठम मास में मधुर गण से औसत सिद्ध दूध में घृत मिलाकर, इन्होंने समष्टरा सिद्ध यवागु बोला है। सप्तम मास में इन्होंने बोला है मधुर गण से औसत सिद्ध, सेम ही बोला है, इन्होंने पृथक परणी से सिद्ध घृत बोला है, तो इन्होंने यहाँ पे अलग बोल दिया है। अष्टम में जो है यवागु दूध घृत का प्रयोग, इन्होंने बदरोदक क्वास से आस्थापन बस्ती बताई गई है। और अनुवासन बस्ती 9वें मास में बताई है इन्होंने, 8वें मास में बता के सब कुछ खत्म कर दिया कि 9वें मास में डिलीवरी करवाओ, आराम से रहो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, दोनों आचार्य का इंपॉर्टेंट है। स्रोतस चरक ने 13, इन्होंने 11 जोड़े बताए हैं स्रोतस के, तो आप देख सकते हैं। और स्रोतस के मूल आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। प्राण व्यय का, उदक व्यय का, इनमें कुछ भी नहीं बता सकते क्या इंपॉर्टेंट है, सारा याद करना ही है। अन्न व्यय आमाशय है, वाम पार्श्व है, लक्ष्मय में हृदय। ठीक है, सुश्रुत का, सुश्रुत का आप स्किप कर सकते हैं बेशक, लेकिन ये आप याद करना चरक का जरूरी है। आर्तव्य स्रोतस, गर्भाशय में आर्तव्य धमनी होता है। और स्रोतोविद लक्षण से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपासा याद रखना, पीपासा आद्य मरणम, ये सुश्रुत के अनुसार है, अन्न व्यय का है। पीपासा सद्यो मरणम, सद्यो मरणम उदक व्यय का है। बाकी ये सब जो है आप एक बार देख लेना, स्किप कर सकते हैं। बाकी रक्त वाहिनी धमनी का मूल रक्तव्य और मांसव्य स्रोतस बताया है। पिपासा लक्षण देखिए किस किस में बताया, अन्नमय उदक में, मेदों में, एक ही साथ याद कर लेंगे। मरण लक्षण किस किस में बताया, प्राणो अन्न उदक रस वासव्य। सत्यो मरण उदक व्यय में, आंधेय अन्न व्यय में, अभी हमने देखा, तो ये आपको याद हो जाएगा। स्रोत दृष्टि के कारण चरक के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें बोला है प्रमेय धातु से वेग से व्यात, ये तो प्राण है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। उदक भय याद रखना, मदिरा पान से होता है, क्वेश्चन आ जाता है। रस भय चिंत्या नाम चाहती चिंतना, लास्ट लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिक सोचने से रस में तुरंत दृष्टि होती है। रक्त में विधाई अन्नपान, मांस में भुक्तवा चाहे सप्ताह निभा, खाने के बाद दिन में सो जाना, तो इससे मांस में स्रोत की दृष्टि होती है, इसलिए तो मोटे हो जाते हैं। ठीक है, मेदो वह स्रोत दृष्टि, अव्यायाम अति सेवनाथ। ठीक है, अव्यायाम और अति व्यायाम ये दोनों ही बताए हैं मेदोमय में। मज्जामय में विरुद्धा नाम च सेवनाथ। देखो मेदोमय में वारुण्याश्च अति सेवनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वारुणी किसमें बताया था? राज्यसभा में, आपको याद होगा चरक चिकित्सा स्थान में राज्यसभा चैप्टर में वारुणी का उपयोग बताया हुआ है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि मेद व स्रोतस जो है अवरुद्ध हो जाता है। अस्थि व स्रोतस, इसमें व्यायाम बता रहे हैं। शुक्र में शस्त्र क्षाराग्नि, मूत्र में वेगावरोध, तो ये आपको याद रखना है। और श्वेत में व्यायाम, अति आतप क्रोध शोक भय, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सारा इंपॉर्टेंट। वारुण्य वाला इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। भुक्तवाम चाहे स्वप्ताम दिवा, ये इंपॉर्टेंट है। और चिंत्या नाम चाहती चिंतना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन याद रखने हैं आपको किसी भी हालत में। बाकी इनकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है, देखिए प्राणवय स्रोतस की तुष्टि होती है तो श्वास की चिकित्सा करेंगे। ठीक है, उदक वय स्रोतस में तृष्णा की चिकित्सा करेंगे, अन्न वय स्रोतस में आमदोष की चिकित्सा करेंगे, मूत्र वय स्रोतस में मूत्र कृष्ण की, मल वय में अतिसार की, और स्वेद वय में ज्वर की चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अंतर विद्रदी जो हमने बताई थी, ठीक है, 10 विद्रदियां सुश्रुत ने बताई हैं, बस गुदा नहीं बताया चरक ने, चरक ने गुदा नहीं बताया है। बाकी 10 सुश्रुत ने बताई, 9 इन्होंने बताई हैं। सभी के नाम है और सभी के लक्षण है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, एक तो याद रखना तमक श्वास किसमें होता है, हृदय वाले में बताया है, चरक का। बाकी याद रखना है हिक्का और आटो, हिक्का किसमें होता है, नाभि में होता है, याद रखना। तो श्वास अवरोध प्लीहा में होता है। ठीक है, और ये याद रखना आप, पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह चरक ने वृक्क में बताया है, और इन्होंने सुश्रुत ने वंक्षण में बताया है सेम चीज। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि किस आचार्य ने पार्श्व पृष्ठिग्रह वंक्षण में बताया, या किसने जो है वृक्क में बताया है, या दोनों आचार्य के अनुसार बताइए, पहला वृक्क है या दूसरा हुआ है, ऐसे करके क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, और एक का याद रखना है, उच्छ्वास अवरोध, तमक श्वास, ये चीजें कुछ हैं आपको याद रखनी है। और गुदा के लिए बोला है वात निरोधस्तु, ये गलत तरीका है, वात निरोधस्तु आपको याद रखना है। संग्रह काल इंपॉर्टेंट है, ये देखिए चरक कल्प स्थान चैप्टर फर्स्ट में बताया है कि कौन सा प्लांट का पार्ट है किस ऋतु में लेंगे।
तो उसमें श्लोक आया, तेषाम शाखा पलासम अचिरम प्ररूढ़म वर्षा वसंती और ग्राह्यम ग्रीष्मे मूलानि शिशिरे सर्दी त्वक्कंद क्षीरानि हेमंते सारानि फल पुष्पम यथा ऋतु। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि मूल जो है शिशिर ग्रीष्म में लेना है, ठीक है, नूतन पत्र ये वर्षा वसंत में, क्षार कंद क्षीर शरद में, ठीक है, और सार हेमंत में, और पुष्प फल जब आते हैं तब लेने ग्रहण करने हैं। राज निघंटु कुछ अलग बोलते हैं, तो आप देख सकते हैं, कंद हेमंत ऋतु में, मूल शिशिर में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संग्रह काल चरक का जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। सारंगधर के अनुसार भवन विरेचनाथ द्रव्य लेना है तो बसंत के अंत में लेना है, और अन्य सभी कार्यों के लिए शरद ऋतु में ले सकते हैं। सिराओं का मूल सुश्रुत नाभि मानते हैं, वाग्भट हृदय मानते हैं। व्रण के आश्रय सुश्रुत 8, चरक 8। बस याद रखना, संधि माना है सुश्रुत ने, उसकी जगह मेद माना है चरक ने। तो ये डिफरेंस है, आपको याद रखना, बाकी सेम ही माने हैं। श्रेष्ठ अंदन सोबी रंजन है, वर्षा ऋतु में सेवन। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वातिक शोथ दीपावली होता है, ये याद रखना है, वातिक शोथ दीपावली होता है। कफश शोथ रात्रि बलि होता है। कर्णिनी और उपकुलता योनि व्यापक, वात कफश होती है तो यूके, यूके से याद रखना, वात कफश, यूके वात वात कफश, यूके यानी उत्तराखंड, तो यू से उपकुलता, के से कर्णिनी, वात कफश। और परिकुलता और वामनी, वात पित्तज, तो वाप से याद रखना, वा प यानी बाप, तो वाप से याद रखना, पात पित्तज होती है, परिकुलता और यामनी वामनी योनि व्यापक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200 का पूछ लेते हैं ये, द्वंद्व है। प्रतिमार्ग चिकित्सा रक्तपित्त में है, प्रतिद्वंद चिकित्सा उन्माद में है, जुगुप्सा चिकित्सा राजस्मा में है, व्यत्यास चिकित्सा श्वास काश अर्श पित्तावरित वात में है, याद रखना। और इसी में लिख लो प्रतिमार्ग चिकित्सा, जैसे रक्तपित्त में है तो उसी में लिख लो स्वयमार्ग हरणम चिकित्सा, अम्ल पित्त में बताई गई है, आप लिख लीजिए स्वयमार्ग हरणम चिकित्सा, अम्ल पित्त में बताई गई है। एको महागत तत्वाभिनिवेश बोला गया है, महादोषम महागतम मध्य के लिए बोला गया है श्लोक में, महागतम महावेगम अग्निवश शीघ्रकारी रक्त पित्त के लिए बोला। देखिए कंफ्यूजन कितना है। और महामूला महावेगा महाशब्दा महाविला हिक्का के लिए बोला गया है, और महाव्याधि कोई पूछे तो हलीमक के लिए बोला गया है। इतनी सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजन करती हैं पैदा, आपको याद रखना है, ठीक है। 40 नंबर पेज तक पढ़ लेते हैं इसको। सर्ववाह शिरा को कहा है, जीव साक्षिणी धमनी को कहा है, इंपॉर्टेंट है। मूत्र मार्ग का अगर शल्य निकालना है तो सुश्रुत बहिष्य कहते हैं, वाग्भट सर्पफुण मुख से कहते हैं। मूढ़ गर्भ की गतियां 8 होती हैं, मूढ़ गर्भ के भेद 4 होते हैं। बाल ग्रह चरक ने तो बताया नहीं है, लेकिन सुश्रुत बताते हैं 9, हारित 8, काश्यप 10, वाग्भट 12। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिरात्रम परम तस्य जंतुर भवती जीवती, ये श्लोक याद रखना, चरक ने रोहिणी के लिए बोला है, काश्यप ने कूट पातल सन्निपातज हेतु के लिए बोला है, माधव के ने बोला है संकट के लिए, याद रखना 3 दिन में जो है समाप्त हो जाता है जिंदगी। नेत्र मंडल, सुश्रु ने 5, वाग्भट ने 4 माने हैं। बद्ध गुदोदर के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभि और हृदय के बीच में गोपुच्छवत अगर उभार होगा तो समझ जाइए बद्ध गुदोदर है। और परिस्रावी गुदोदर क्या होता है, नाभि के नीचे होगा गोपुच्छाकार उभार, ठीक है। तो गोपुच्छ आकार तो होगा, लेकिन नाभि और हृदय के मध्य है क्या, नाभि के बाद है, तो ये देखने वाली चीज है। मुष्कवत आकृति गलगंड के समान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाबुवत आकृति मेदोज गलगंड की है, लेकिन मिलते जुलते हैं मुष्कवत अलाबुवत, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अलग अलग आता है क्योंकि शब्दों में जो है कुछ अलग दिया गया है। आत्मान की चिकित्सा फलवर्ती है, प्रत्यय आत्मान की चिकित्सा वमन है। नूतन गुग्गुल मांस वीर्यवर्धक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पुराण गुग्गुल मांस और वीर्य छपन करने वाली होती है, तो याद रखना है। अभ्यंग के लिए बोला है कफवात शामक, तो अभ्यंग का श्लोक भी आया, अभ्यंगम आचरे नित्यम स जरासरम बाधा दृष्ट प्रसाद पुष्ट आयु स्वप्न सूल तक दाढ़र्य कृति, अष्टांग हृदय का है। वैसे ही त्वच्यम अभ्यंगस्ति ऐसे करके श्लोक आया है, मात्रा 80 अध्याय में अभ्यंग का, ठीक है। उद्वर्तन के लिए बोला है, उद्वर्तनम कफ हरम मेद से प्रबलायनम स्थिरीकरम तेलम, स्थिरीकरम अंगानाम तेलम योनि, स्थिरीकरम अंगानाम ऐसे करके व्यायाम, व्यायाम आदु उपजायते, ऐसे करके श्लोक आया है। तो उद्वर्तन का श्लोक आपको याद रखना है। सुश्रुत ने पाद प्रक्षालन बोला है चक्षु प्रसादन के लिए, पादाव्यंग चक्षुष्य, पादाव्यंग दृष्टि प्रसादन, पादुका धरण चक्षुष्य, तो चक्षुष्य है सारा, आपको याद रखना है। स्पर्शागत्यम अति स्वेद हो, ये कुष्ठ का पूर्व रूप है, जबकि स्वेद अत्यर्थम ना, पसीना ज्यादा आना या बिल्कुल नहीं आना, वात रक्त का पूर्व रूप है। और सेम कुष्ठ का भी है, तो दोनों के मिलते जुलते हैं। अगर हिंदी में पूछा जाए, श्लोक में पूछा जाए तो श्लोक की लाइन आप अच्छे से पढ़ लीजिए,
अगर श्लोक से आता है तो आपको पता चल जाए। स्पर्श घना नाम कुष्ठ है, उदरा में अतिसार को कहते हैं, याद रखना है आपको। सप्त को द्रव्य संग्रह कुष्ठ के लिए बोला है, विसर्ग के लिए सप्तवय धातुवय बोला है, इंपॉर्टेंट है। सप्तवय धातुवय विसर्ग के लिए बोला है, सप्त को द्रव्य संग्रह कुष्ठ के लिए बोला है, याद रखना है। बाकी पूरी व्यंजनीय में भ्रष्ट मृतिका का यूज है, याद रखना है। गैरिक और मृतिका के कपाल का वर्णन सोनित स्थापन में बताया गया। अशोक का वर्णन वेदना स्थापन में है, सोनित स्थापन में नहीं। अर्जुन अर्जुन का उदर्द प्रस्मन में है, हृदय में नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, हजारों बार। कर्ण छेद का लक्षण आप याद कर लें, वेणु घोषो बांसुरी वाली आवाज आती है, वाद पित्त होता है। कर्णनाद श्रवणोत्ति शब्दान विविधांश तथा, ठीक है, भेरी मृदंग वाली आवाज आती है, तो वो हो गया आपकी कर्णनाद। हिक्का के बारे में याद रखना है, सर्वगात प्रकंपनी लक्षण महाहिक्का का है, विप्लुताक्ष व्यपेता हिक्का का है, सत्य प्राणहर महाहिक्का का, और प्राणांत की गंभीरा का, व्यपेता प्राणरोधनी का, तो हरांत की रो। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें याद कर सकते हैं, हरांत की रो से याद हो जाएगा आपको। देखिए, हरा अंत की रो, महागंभीरा व्यपेता क्रम से, तो आपको याद हो जाएगा। कपोत कुंजन अपतंत्रक का है, पारावित कुंजन छतज का है, दोनों सेम ही चीज है, लेकिन शब्द बोलने का तरीका अलग है, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। याद रखना, कपोत कुंजन पूछे तो अपतंत्रक आंसर आएगा। संसर्जन क्रम देख लीजिए, ऐसे करवाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। संसर्जन क्रम में देव रस का क्रम और कर्म काल योग बस्ती इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 30 होती है कर्म में, काल में 16, योग में 8 होती है। अंत में 5 होती है, अंत में 3 अनुवासन, अंत में 1 अनुवासन, तो यहाँ से याद रखना, बाकी तो लगभग हो ही जाएगा। ठीक है, अंत में कितनी होती है वो डिसाइड करता है कर्म काल योग बस्ती को, तो अंत में 5 3 1 ऐसे याद रखना। बाकी तो ये लिखा ही हुआ है। महामर्म जो है हृदय वस्तु नाभि को कहते हैं, त्रिमर्म सिरो हृदय वस्तु को कहते हैं। द्वादश प्रसरत की निरूपस्थि लिखी गई है, वातक पित्त के बाद 5% क्वाथ लेना है, 1% बराबर कल्प लेना है। स्नेह जो है वातक में ज्यादा लेंगे, तो 1/4, 1/6, 1/8, तो 3 2 1.5। ये हो गया उल्टा, मधु कम लेंगे, वातज में कफज में डालेंगे, क्योंकि कर्षण करता है ना, कफ का कर्षण करेगा, वात का करेगा तो वात बढ़ जाएगा, तो मधु कम डालेंगे, तो 1.5 2 3 डालेंगे प्रसरित। सैंधव जो है 1.5 2 1.5 डालेंगे, ठीक है, तो 1.5 1.5 2 1.5 आपको यहाँ से याद रखना है। तो 1.5 2 1.5 ऐसे याद रखना है। तो ये आपका 40 नंबर पेज तक हमने कंप्लीट करवाया पारिक का रिवीजन। अब कुछ 30 से 35 पेज ही बचे हैं जो आपको करने हैं, और 30 तारीख तक हम कंप्लीट करवा देंगे। तो साथ साथ जो है आपको याद भी हो जाएगा, एक बार पढ़ लेंगे पारिक, और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं। और जिन्होंने अभी तक अगर 40 का कोर्स नहीं लिया तो अभी भी टाइम है, वो ले सकते हैं, ताकि जो है इनको इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएं, ई PDF है, ई नोट्स हैं। ठीक है, तो चलिए आज तक यहीं तक रखते हैं, और आप लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए।